हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज नेम शुभम शर्मा बायोलॉजी। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन कवर करने वाले हैं साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजेला, न्यूक्लियस और थोड़ा बहुत क्रोमोसोम्स के बारे में अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन से क्या समझ में आता है? साइटोस्केलेटन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म जैसा कुछ लगता है, और स्केलेटन मतलब स्केलेटन ना, स्केलेटन तो सबको ही पता होता है यार, कॉमर्स वाला भी बता देगा स्केलेटन किसको बोलते हैं। अब साइटोस्केलेटन सेम टू सेम वही दिमाग में लेके चलो और इसको समझ जाएंगे अपन बहुत ही अच्छे से। आज के जो नोट्स है बेस्ट नोट्स है, इन्हीं को फॉलो करो और एनसीईआरटी पढ़ लो, बस अपना काम हो गया। जहाँ पे ध्यान देने की वाली बात होगी, अपने एक्सपीरियंस से सही साइड तुमको उस जगह पे बता दूंगा, उस चीज पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे लेना। ठीक है, साइटोस्केलेटन पे आते हैं। साइटोस्केलेटन क्या होता है? मतलब साइटो सेल जो होता है, सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है वो क्या करता है? स्केलेटन और मसल ऑफ द सेल भी बोलते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वो हमारे सेल को क्या करता है? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, और क्या करता है? हमारे पूरे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के बाद में वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सोचो, अगर बिना स्केलेटन के क्या अपन सर्वाइव कर सकते हैं? अपन कैसे होते हैं? स्केलेटन के होते हैं ना, जिस जो कि क्या करता है? अपने को शेप प्रोवाइड करता है। तुमने अगर देखा होगा, जैसे कि कोई बूढ़े वगैरह लोग होते हैं, उनके दांत नहीं रहते हैं, तो जब दांत निकल जाते हैं तो उनका मुंह कैसा हो जाता है? हो जाता है ना, बिल्कुल खत्म, अंदर की तरफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको शेप कौन प्रोवाइड करा? स्केलेटन प्रोवाइड करा, और स्केलेटन में हमारे टीथ भी तो इंक्लूड है। ठीक है, वैसे ही सेल को जो शेप प्रोवाइड करने का काम हो रहा है, ये किसका काम है? साइटोस्केलेटन का काम है। साइटोस्केलेटन हमारे सेल को शेप प्रोवाइड करने का भी मदद करता है। ठीक है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी में भी मदद करता है। ये दो पॉइंट को अच्छे से याद रखना, साइटोस्केलेटन क्लियर हो जाएगा। अब साइटोस्केलेटन किससे बनता है? तो साइटोस्केलेटन बनता है फिलामेंट से और माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल और फिलामेंट मिल के क्या करते हैं? साइटोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं। साइटोस्केलेटन ऑल ओवर सेल में फैला हुआ होता है। ठीक है, नोट्स में भी तुम अच्छे से देख सकते हो। साइटोस्केलेटन क्या है? फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट से अपने को केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन के इनिशिएशन और प्रोडक्ट के बीच में जो बनता है उसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट मतलब बीच में ही है ना। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि साइटोस्केलेटन का वो फिलामेंट है जो कि सेल के सेंटर वगैरह में प्रेजेंट टाइप होता है। ठीक है, सो इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट से मिलकर हमारा साइटोस्केलेटन यहाँ पे बनता है। ये क्या होता है? स्केटर्ड होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसलिए अपन क्या बोलेंगे? साइटो, और क्योंकि ये शेप प्रोवाइड करता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? स्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन नाम तो ऐसे याद हो गया, और नाम क्लियर है तो टॉपिक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका ये तीन चीजों से बनता है, तीनों चीजों को अपन अच्छे से डिस्कस कर लिया तो फिर क्वेश्चन बनेगा ही कहाँ से? ठीक है, तो साइटोस्केलेटन में आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं? मेड अप ऑफ ट्यूबुलेंट प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है। ठीक है, ये हेल्प क्या करता है? लोकोमोशन में मदद करता है। वही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, लोकोमोशन में अपने को मदद करता है। अपने सेल्स, एनिमल सेल्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं ना, वही आरबीसी वगैरह अपने आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या करता है? लोकोमोशन में मदद करता है। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट काय से बने हुए होते हैं? एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं और मायोसिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये भी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, और ये भी क्या करेंगे? लोकोमोशन में मदद करेंगे। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो होते हैं वो लोकोमोशन में मदद करते हैं, इसे याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद में आता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है? प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इन पॉइंट्स को याद करना, डायरेक्ट पॉइंट दे रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का क्या काम है? एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, और क्या करेगा? शेप प्रोवाइड करेगा हमारे सेल को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेप प्रोवाइड करेगा हमारे सेल को। ठीक है, अब सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम सुन के क्या समझ में आता है? देखो, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोजोम, सीलिया, फ्लैजेला तो चलो और हो जाता है। इन सेंट्रोजोम और साइटोस्केलेटन में बहुत दिक्कत आती। साइटोस्केलेटन भी नाम से ही समझ में आ जाता है, बट सेंट्रोजोम फिर भी बहुत बार क्लियर नहीं हो पाता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में, बढ़िया नोट्स है, तब क्लियर हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। गलती से भी रह जाए ना तो क्या करना? वीडियो को 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके फिर से देख लेना, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट है? एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है, और ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल, इन प्लेस
प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, उसकी जगह क्या होता है वहाँ पे पोलर कैप्स होते हैं जो कि क्या होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये जो होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन से होते हैं। कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 9+10 का अरेंजमेंट होता है। कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर मतलब बैलगाड़ी देखी होगी अगर तुमने कभी कोई गांव से रहता होगा तो बैलगाड़ी में क्या होता है, पहिया कैसा होता है, ऐसा होता है, और जिसके बाद में उसमें ऐसे ताड़ी वगैरह लगी हुई होती है, ठीक है। वैसे ही कार्टविल टाइप स्ट्रक्चर होता है इसका, जो कि अपन आगे डायग्राम में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है, कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर होता है, 9+0 अरेंजमेंट है। इस बात को याद रखना, सेंट्रोसोम में क्या है 9+0 अरेंजमेंट है, और सीलिया फ्लैजेला में क्या है 9+2 अरेंजमेंट है। कंफ्यूज मत हो जाना, ये चीज को क्लियर रखना, ठीक है। कार्टविल लाइक स्ट्रक्चर है, 9+0 अरेंजमेंट है, और हब प्रोटीन अक्रॉस नेचर, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे पिंक कलर से तुमको देखने को मिल रहा है, तो एक तो ये ऐसा है ना, वर्टिकल है, और एक हॉरिजॉन्टल है। तो ये 2 सेंट्रियोल्स राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल ऐसे राइट एंगल में खड़े होते हैं ये दोनों के दोनों, और इसको क्या बोलते हैं अपन, एक सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। जिसके बाद में इसको क्या बोलते हैं अपन, और डिप्लोसोम भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 हैं तो डिप्लोसोम बोल देंगे अपन इसको। जिसके बाद में इस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं अपन, तो स्ट्रक्चर यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये बीच में जो सेंटर में जो दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे हब। अब ये हब है, और ये जो बाकी जो है ना, ये जो बाहर तीन एबीसी करके ये पूरे कितने 9 है, तो इसको इसलिए बोल रहे हैं अपन 9+0, क्योंकि बाहर जो है वो 9 है और बीच में क्या है 0, बीच में कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं 9+0। और सीलिया फ्लैजेला में क्या होगा 2 प्रेजेंट होंगे, वो बताऊंगा आगे तुमको, ठीक है। तो ये 9+0 अरेंजमेंट है। और यहाँ पे बाहर जो ब्राउन कलर में तुमको डॉट दिख रहे हैं, ये क्या है, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट बोलते हैं इनको अपन, या फिर MTG बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, ठीक है। जिसके बाद में ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल है, मतलब सेंट्रियोल कुछ ऐसा खड़ा होता है, मान लो ये पेन है, ये सेंट्रियोल है, तो ये कुछ ऐसा है ना, तो जब मैं इसको ऐसे काट दूंगा, ऐसे काट रहा हूँ मैं इसको, यहाँ से ऐसे काट रहा हूँ, ये यहाँ से काट रहा हूँ, जिसके बाद में मैं ऐसे करके इसके ऊपर से देख रहा हूँ, ये वो स्ट्रक्चर है, ये अपने को देखने को मिल रहा है। जैसे कि तुमने देखा होगा ना, जैसे कि तुरई वगैरह होती है जो सूख जाती है, सूखने के बाद जो तुरई होती है उसको अपन ऊपर से ऐसे काटते हैं, तो अपने को ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है ना पूरा ऐसे ऐसे, उसके अंदर बीज होता है, उस तरह से अपन इसको देख रहे हैं। तो उसमें हमको देखने को इस टाइप से स्ट्रक्चर मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर वैसा है, और बाकी ये पूरे कैसे हैं, ऐसे खड़े हैं सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल है। अब फंक्शन क्या होता है सेंट्रियोल का, सेंट्रियोल मतलब समझ जाना सेल डिवीजन, सी से सेंट्रियोल, सी से सेल डिवीजन। तो इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बेसल बॉडी, और स्पिंडल फाइबर में मदद करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है, सबसे बढ़िया काम है। क्यों, क्योंकि स्पिंडल फाइबर प्रोवाइड कर रहा है सेल साइकिल, सेल डिवीजन तुमने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे क्लियर कर लेना, यूट्यूब पे कोई सी भी वीडियो सर्च मार के देख लेना, 10 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो स्पिंडल फाइबर ऐसे वहाँ से निकलते हैं, और जिसके बाद में वो क्रोमोसोम पे ऐसे अटैच होते हैं, और जिसके बाद में फिर वो अलग अलग करते हैं दोनों क्रोमोसोम को, तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। ये क्या करता है, सेल डिवीजन में मदद करता है। क्यों, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर प्रोवाइड करने में सबसे बड़ा इसका काम है, और ये क्या करता है, बेसल बॉडी फॉर्मेशन में भी हमारी मदद करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन सीलिया फ्लैजेला पे, ठीक है। सेंट्रियोल पूरा क्लियर हो गया, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट हो तो पीछे कर लेना, बस ये क्लियर हो गया ना, मतलब समझ आना तुमको सब क्लियर है। अपने को ज़्यादा BSc MSc लेवल तक नहीं जाना है, हो जाएगा भाई, इतने में विश्वास रखना, ठीक है। सीलिया फ्लैजेला पे जाते हैं। सीलिया फ्लैजेला 9+2 अरेंजमेंट होता है सीलिया फ्लैजेला का। अब सीलिया फ्लैजेला में डिफरेंस क्या है, बहुत बार बच्चों को क्लियर ही नहीं होता है, क्या सीलिया में क्या होता होगा, फ्लैजेला में क्या होता होगा, तो इसको अपन अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। एक बात याद रखना, सीलिया मतलब तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कुछ छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जो कि बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल है, इतने सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन है छोटे छोटे। सीलिया मतलब दिमाग में यही आना चाहिए, और फ्लैजेला मतलब कुछ इतना बड़ा है, और जो कि ऐसे 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 करके मूवमेंट करता है। तो सीलिया हमेशा क्या करते हैं, वो सेल का मूवमेंट नहीं करवाएंगे, वो क्या करेंगे, सेल के आसपास जो पार्टिकल होंगे उसका मूवमेंट करवाएंगे। और फ्लैजेला क्या करेगा, फ्लैजेला जो होगा वो सेल का मूवमेंट करवाएगा। इस बेसिक डिफरेंस को क्लियर रखना। अब अपन यहाँ पे नोट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सीलिया क्या करता है, सीलिया क्या है, स्मॉलेस्ट है और शॉर्टेस्ट है। बोला मैंने, सीलिया छोटे छोटे प्रोजेक्शन से हेयर के, ठीक है, हेयर टाइप। तो स्मॉलेस्ट है सीलिया और शॉर्टेस्ट है। ये मेनी इन नंबर है, बहुत सारे नंबर में होंगे। मूवमेंट ऑफ सीलिया रिजल्ट इन
मूवमेंट ऑफ सेल एंड द मटेरियल, मतलब सेल के आसपास के मेनली मटेरियल को मूवमेंट में ये मतने को मदद करता है ना। मूवमेंट इज इन कोऑर्डिनेशन फैशन, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सीलिया है और वो मूव करेगा और मटेरियल आगे चल जाएगा। वहाँ पे लाखों हजारों सीलिया इस तरह से प्रेजेंट होते हैं और वो सब ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो जैसे उसके ऊपर मटेरियल है वो ऐसे ऐसे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, फ्लैजेला क्या करता है? फ्लैजेला जो होता है वो लार्ज साइज का होता है और ये कुछ ही नंबर में होता है, 1 या 2 होगा। ठीक है, ओनली इन सेल मूवमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? सेल मूवमेंट में मदद करता है। अब देखो मैं तुमसे नॉर्मल सी क्वेश्चन पूछता हूँ कि सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है? सीलिया कहाँ प्रेजेंट होता है? तो सीलिया प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा सीलिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स को आगे बढ़ाना है ना, तो वहाँ क्या होगा? सीलिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, जिसके बाद में कहाँ प्रेजेंट होगा? फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगा। हमारे ओवम को आगे बढ़ाना है तो फेलोपियन ट्यूब में भी प्रेजेंट होगा। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सीलिया प्रेजेंट होगा ना, क्योंकि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल वगैरह है, उनको ट्रैप करना, उनको आगे बढ़ाना वहाँ पे काम आएगा। बट ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे फ्लैजेला प्रेजेंट है और फ्लैजेला कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी सिर्फ मेल के अंदर। कहाँ पे? स्पर्म सेल में। स्पर्म सेल के आखिरी में जो टेल होती है ना, वो फ्लैजेला है। और वो क्या करती है? वो पार्टिकल को मूव करवाएगी क्या? नहीं, वो क्या करेगी? स्पर्म सेल को आगे बढ़ाता है। इसीलिए उससे याद रख लेना, फ्लैजेला का क्या काम है? सेल को आगे बढ़ाना। और सीलिया का क्या काम है? मूवमेंट कराना। किसको? सेल के आसपास वाले पार्टिकल को। मेनली ये दोनों फंक्शन है इन दोनों के। ठीक है, अब यहाँ FALS फॉल्स है, ये ट्रिक है, इससे तुम अच्छे से याद रख सकते हो। F क्या है? F फॉर कैप्चरिंग ऑफ फूड। ये क्या काम आता है? फ्लैजेला कैप्चरिंग ऑफ फूड में मदद करते हैं, लगभग दोनों ही मदद कर जाते हैं। ठीक है, अटैचमेंट ऑफ द सरफेस में मदद करते हैं, किसी भी सेल में अटैच हो सकते हैं फ्लैजेला वगैरह से। ठीक है, अब कोर पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एक्सोनिम बोलते हैं। कोर पार्ट जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है उसको एक्सोनिम बोलते हैं। अब सीलिया तो ऐसा हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, मान लो एक हेयर है, ऐसे बहुत सारे हेयर्स है। ठीक है, अब ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अब जब मैं इसको ऐसे काट दूंगा, ऐसे जब मैं इसको काट रहा हूँ और फिर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ ऊपर से, वैसे जो ऐसे अपन ने पहले देखा था, तो आपने को कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, वो ठोस है ना, वो खोखला थोड़ी नहीं है, उसके अंदर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो वो स्ट्रक्चर या तुम नोट्स में देख सकते हो, इस तरह से दिखेगा। और देखो वहाँ सेंटर में क्या था? हब था। यहाँ पे क्या है? 2 बने हुए। ये 2 बने हुए, तो इनका क्या मतलब हुआ? 9+2 अरेंजमेंट है। ये जो बाकी बाहर जो बने हुए ये 9 है और ये क्या है? 2 है। तो ये क्या है? 9+2 अरेंजमेंट है। ठीक है, और ये जो डबलेट है, इनको क्या बोलेंगे बाहर अपन? डबलेट। वहां पे क्या थे? 3 थे, ABC, तो उनको क्या बोलेंगे अपन? ट्रिपलेट बोलेंगे। ये जो है ये क्या है? यहाँ पे डबलेट है। अब इन डबलेट को जोड़ने का काम क्या जो कर रहा है? तो देखो, 2 चीज को जो जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं अपन? ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज बनाने का काम होता है ना। ब्रिज, जैसे कि तुमने सुना होगा ना कि ब्रिज मतलब ब्रिज बैच आ रही है, ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स का क्या मतलब है? मतलब किसी बच्चों ने पहले से किसी कोर्स को करना स्टार्ट कर दिया है, वो तुमसे 1.5 महीना आगे हैं, बट वो ब्रिज कोर्स लेके आते हैं और फिर फटाफट तुमको पढ़ा के उनके बराबर लाते हैं और फिर वापस से कंबाइन एक ब्रिज बना देते हैं। रिलेटेबल एग्जांपल दे रहा हूँ, आराम से समझना, बहुत क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे ही ब्रिज का क्या काम होता है? 2 चीजों को जोड़ने का काम होता है। रटने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ के ही सब याद रह जाएगा। ब्रिज का क्या काम होता है? 2 चीजों को जोड़ने का काम होता है। तो यहाँ पे क्या? इंटर डबलेट ब्रिज। सिंपल है, डबलेट है, डबलेट के बीच में ब्रिज है। ठीक है, ब्रिज तो क्या होता है? बीच में ही होता है ना, तो इंटर डबलेट ब्रिज। ये ग्रीन लाइन है, इसको क्या बोलेंगे अपन? इंटर डबलेट ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, जिसके बाद में यहाँ ब्लू कलर से तुमको देखने को मिल रहा है सर्कल, जो कि ये 2 के बाहर है, इनको कवर कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे अपन? सेंट्रल शीट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये डबलेट्स हैं, इनके बाहर जो तुमको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, जो कि बाहर जाके मोटा हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे अपन? डाइन बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन से बनी हुई होती है ये। ठीक है, बाकी ये ATP साल एक्टिव, इन पे ध्यान मत देना। ठीक है, ये नहीं भी करोगे तो चलेगा। यहाँ पे मेन ये याद रखना कि ये किससे बनी होती है? मायोसिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये अंदर की साइड जो 2 हैं, ये तो डबलेट नहीं है, ये तो सिंगल है, तो इनको क्या बोलेंगे? इंटर सिंगलेट ब्रिज। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी ब्लू से बना हुआ तुमको इस डायग्राम के अंदर दिख रहा है, वो क्या है? AMT है। और जो रेड से बना हुआ दिख रहा है उसको अपन क्या बोल देंगे? BMT बोल देंगे। ठीक है, अब बाहर की साइड इस पूरे सर्कल को जो कवर कर रहा है, ब्लैक वाला सर्कल, इसको क्या बोलेंगे अपन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
इसका अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला जो कि अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर 9+2 अरेंजमेंट है। 9 क्या है, डबलेट है जो कि पेरीफेरल है, पेरीफेरल मतलब बाहर की साइड, और 2 क्या है, सिंगलेट है जो कि क्या है, सेंटर में प्रेजेंट है। तो टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये जो डबलेट्स बना रहे हैं ना, ये अलग अलग माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि बना रहे हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल को तुम आगे हायर स्टडीज में डिटेल में अच्छे से पढ़ लोगे। तो ये जो सर्कल बन रहे हैं ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल है, और यहाँ पेरिफेरल में क्या है, डबलेट है, और सेंटर में क्या है, सिंगलेट है, सिंगल है। ठीक है, वो जुड़वा नहीं है। यहाँ पे तुम डायग्राम में भी देख सकते हो, ये ऐसा है। और यहाँ अंदर जो कोर का फॉर्मेशन कर रहा है ना, वो है 9+2 अरेंजमेंट। बाहर की जो साइड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ब्लैक कलर की, एक्सोनियम बोलते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है न्यूक्लियस, जिससे कि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस को अच्छे से समझो। सेल को इमेजिन करो अपने दिमाग में, क्या करना है, इमेजिन अपने को सेल को इमेजिन करना है। तो सेल है, अब उस सेल के अंदर जो प्रेजेंट है, उस सेल को कोई तो चला रहा होगा ना, कुछ होगा उसके अंदर ऐसा। तो न्यूक्लियस को अपन बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि सेल में क्या करना है, कब सेल डिवीजन होगा, ये होगा वो होगा, सबका सब डिसीजन मेकिंग का काम किसका है, न्यूक्लियस का है। ठीक है, तो ये ब्रेन ऑफ सेल है, कंट्रोल ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल है। ऑब्जर्व बाय लीवन हुक ने इसको ऑब्जर्व करा था किसके अंदर, फिश के आरबीसी के अंदर। अच्छा, फिश के आरबीसी में ऑब्जर्व क्यों करा होगा यार, सोचो। फिश मतलब क्या चुल मच गई ऐसी कि अपने को तो फिश के आरबीसी में ही न्यूक्लियस को देखना, क्या कारण होगा ऐसा कि खाते खाते फिश खाते खाते क्या उनको फिश की आरबीसी दिख गई होगी? नहीं, उनने तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा ना फिश की आरबीसी को। तो फिश की आरबीसी के अंदर ही उन्होंने न्यूक्लियस ऑब्जर्व क्यों करा होगा? इसका जवाब है क्या, अगर हो तो अभी कमेंट में फटाफट बता देना कि फिश के आरबीसी में ही क्यों देखा। इसका आंसर मैं तुमको बताता हूँ, सिंपल सा आंसर है। फिश के आरबीसी में देखने का कारण ये था क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ऑब्वियस सा आंसर है यार, फिश के आरबीसी में क्यों देखा, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है? नहीं होता। ह्यूमन की आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ताकि हीमोग्लोबिन अच्छे से बाइंड कर पाए और उसके अंदर जगह बची रहे। ह्यूमन आरबीसी क्या है, न्यूक्लियस लेस आरबीसी है, मेच्योर आरबीसी है। मैमल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है आरबीसी में, फिश की आरबीसी में इसीलिए देखा। तो उन्होंने क्या करा, ऑब्जर्व करा कि हाँ यार है शायद। ठीक है, ऑब्जर्व करा। जिसके बाद में क्या करा, डिस्कवरी किसने करी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी। किसमें करी, ऑर्चिड रूट सेल में करी। ठीक है, जिसके बाद में न्यूक्लियोलस को फोंटाना ने डिस्कवर करा। मत याद रखो, छोड़ो। ठीक है, छोड़ो। ठीक है, हामलिंग इन ये भी छोड़ो। ठीक है, फ्लेमिंग से आते हैं अपन। फ्लेमिंग ने क्या करा, द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस स्टैंड ओनली बाय बेसिक डाई। ठीक है, तो उसने क्या नाम दिया उसको, क्रोमेटिन नाम दिया। उसने देखा कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक मटेरियल है जो कि क्या स्टेन होता है सिर्फ और सिर्फ बेसिक डाई से। तो उसने उसका नाम दे दिया क्रोमेटिन, कि यार ये क्रोमेटिन जैसा कुछ है जो न्यूक्लियस के भी अंदर है। इनको पहले पता चला सेल के अंदर न्यूक्लियस है, फिर पता चला न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ एक मटेरियल है जो कि बेसिक डाई से स्टेन होता है सिर्फ और सिर्फ। तो उसका नाम दे दिया हमने क्रोमेटिन का नाम दे दिया। ठीक है, आगे आते हैं। अब किस सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान से देख लो और याद हो जाएगा, डेली पढ़ते रहना। तो पेरामेशियम में 2 न्यूक्लियस होते हैं, मेच्योर आरबीसी जो कि मेमल्स की होती है, या फिर स्लीव ट्यूब सेल, उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। हम हमारा डिसीजन खुद ले लेंगे, हम बिना दिमाग के तो भी हमारा काम कर लेंगे, इनका ये कहना है। ठीक है, नेम्डेस क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन नाम दे दिया था उस क्रोमोसोम को। ठीक है, यहाँ पे तुम अजीब व गरीब स्ट्रक्चर देख रहे हो, तुम बोलोगे क्या यार स्ट्रक्चर बनाते भी नहीं आता, भावनाओं पे जाओ। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में है अंदर तुमको बना हुआ दिख रहा है रेड कलर के पेन से। क्या बना हुआ दिख रहा है, सब बता देंगे यार, क्रोमोसोम से डीएनए है। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। ठीक है, अभी क्रोमोसोम नहीं, अभी क्या है, लीनियर डीएनए। ठीक है, जिसके बाद में आप ब्लू कलर से दिख रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस से। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है।
इस चीज को अच्छे से याद रखना। न्यूक्लियोलस में सब कंफ्यूज होते हैं, सब किसी को नहीं पता भाई न्यूक्लियोलस, बस इतना पता है न्यूक्लियोलस क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है भगवान जाने, अभी अपन बताएंगे, ठीक है, तुमको भी क्लियर हो जाएगा, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। न्यूक्लियोलस होता है, जिसके बाद अब यहाँ पे जो तुमको यहाँ पे ब्लैक कलर से जो मोटी मोटी बाउंड्रीज दिख रही है, इनको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। सीधी सी बात है, न्यूक्लियस के आसपास है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, सेल के आसपास होती है तो सेल मेम्ब्रेन हो जाती है, ठीक है। और न्यूक्लियोलस के आसपास क्या कोई तुमको बाउंड्री देखने को मिल रही है, नहीं है, मतलब न्यूक्लियोलस की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। सुना है कभी न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन? नहीं सुना ना, तो सुनना भी मत, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी मोटी नहीं दिख रही, तो इन मोटी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनके बीच में जो स्पेस होती है इसको क्या बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। और ये क्या साइज होती है इसकी, मतलब जो डिस्टेंस होती है, मोटापा होता है वो कितना होता है, 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। 10 to 50 नैनोमीटर, 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। देखो माइक्रोमीटर और नैनोमीटर में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे हैं, 10 to 50 नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। यूनिट ध्यान से रखना, नहीं तो पता चला कि यूनिट में ही कंफ्यूज हो गए, क्योंकि नीट में पक्का अगर क्वेश्चन आया तो वो क्या देंगे, 10 to 50 म्यूमीटर, 10 to 50 नैनोमीटर, बाकी दे देंगे 2 से 20 नैनोमीटर और 3 से 4 म्यूमीटर, खत्म। अपने को आंसर आता है 10 से 50। मैं खुद भाई एग्जाम में रट के गया था 10 से 50, 10 से 50, वहां पे म्यूमीटर और नैनोमीटर में अपन कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो ये तुमको नहीं करना है। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आसपास यहाँ पे जो पिंक कलर से तुमको अंदर की साइड देख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर लेमिना बोलते हैं। और ये किससे बनी हुई होती है, लेमिन प्रोटीन से बनी हुई होती है। और ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब इनके बीच में जो पोर्स दिख रहे हैं तुमको, जगह दिख रही है, अब जगह तुम तो बोलोगे लीक हो जाएगा, लीक नहीं हो जाएगा, भगवान ने बहुत सोच समझ के बनाए हैं। ये जगह जो है ये क्या है, ये क्या करती है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं जिनको सेल में भेजना है वो भी भेजती है, और सेल का जो कुछ है जो न्यूक्लियस को रिक्वायरमेंट है तो सेल क्या करता है, इसके द्वारा इधर भेजता है। तो इसको बोलते हैं अपन न्यूक्लियर पोर। ये क्या काम करता है, एक्सचेंज का काम करता है। न्यूक्लियस का जो सामान है वो सेल में जाएगा, सेल का सामान अंदर आएगा, जैसे जैसे जरूरत बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब न्यूक्लियोलस क्या है, पहले ही बोल दिया, मेम्ब्रेन से साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस है। आरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की जो मेन साइट है वो क्या है, न्यूक्लियोलस है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते रहते हैं, बोर्ड में भी आ सकता है, ठीक है। साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस क्या है, न्यूक्लियोलस है। राइबोसोमल फैक्ट्री भी अपन इसको बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए ये सिंथेसिस कर रहा है। ये किस में इन्वॉल्व होता है, सेल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी मदद करता है क्योंकि आरएनए है, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। जिसके बाद में अपन आगे आ जाते हैं अब देखो अपन समझने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में। और क्रोमोसोम के बारे में समझने से पहले अपने को क्लियर करना पड़ेगा यूकैरियोटिन क्या होता है और यूक्रोमेटिन क्या होता है और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में शायद तुमने सुना हो, अगर तुम कहीं पढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली सुना होगा, नहीं सुना है अपन अभी अच्छे से क्लियर करेंगे, बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन क्या होता है, लाइट स्टैंड होता है, हेट्रोक्रोमेटिन डार्क स्टैंड होता है। अभी बस सुनते जाओ, ठीक है। यूक्रोमेटिन क्या होता है, लूजली पैक होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है, टाइटली पैक होता है। यूकैरियोटिन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है, ठीक है। सुन लिया, आगे बढ़ो, नहीं याद करना अपने को। अभी अपन डायग्राम से क्लियर करेंगे ना, भाई डायग्राम किस लिए बना है, ये देखो यहाँ डीएनए, तो ये जो ग्रीन कलर से तुमको दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, पूरा डीएनए एक ही है। इसी को समझाने के लिए अपन ने इसको दो टाइप से बना रखा है। तो यहाँ पे ऊपर क्या दिख रहा है तुमको, डीएनए जैसे कॉइल हो रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, बट ऊपर क्या है तुमको कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, मतलब ऊपर क्या है, कितनी ज्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। और नीचे क्या डेंस लग रहा है, डेंस होता है, कोई चीज डेंस हो जाती है तो क्या डार्क नहीं लगती है वो, मतलब ऐसे अंदर से फील नहीं आता है कि कोई चीज अगर डेंस हो जाएगी तो वो डार्क नहीं हो जाएगी, और कोई चीज दूर दूर हो जाएगी तो लाइट नहीं हो जाएगी, है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या है, ऊपर के ब्रैकेट में अगर अपन देखें तो ये क्या है, बहुत ही लूजली पैक है। तो यहाँ पे हिस्टोन भी कम होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए भी कम होगा, कम जगह में, मतलब ज्यादा जगह है ना वहाँ पे, ऐसे ऐसे डेंसली है नहीं क्योंकि वो, तो अमाउंट ऑफ डीएनए भी क्या होगा यहाँ पे, कम होगा।
लेस अटैचमेंट ऑफ डाई, लाइट स्टेन होगा ये, ठीक है, लाइट स्टेन होगा। ये क्या है, लूजली पैक है, इसीलिए क्या है, ये ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव होता है, और इसको क्या बोल देते हैं अपन, यूक्रोमेटिन बोल देते हैं। जिसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये डार्कली डेंसली पैक्ड है, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्टोन भी फिर ज़्यादा होगा, फिर तो अमाउंट ऑफ डीएनए भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि कम जगह में ज़्यादा डीएनए आएगा, क्योंकि ये क्या है, डेंसली है, ठीक है। अब ये टाइटली पैक है, इसीलिए क्या है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, और ये क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन है, रिप्लेस इन लेट एस फेज में हो जाता है ये, ठीक है। और ये क्या है, डार्कली स्टैंड है। अब अपन क्रोमोसोम पे आते हैं, तो बस इसी तरह से जो पैकेज हो जाता है ना ये, और इसी को पैकेज होने के बाद बनता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को देखो, तो ये डीएनए देखो इस तरह से कोइल हो गया, बिल्कुल डेंसली क्या हो गया, ये पैक हो गया है। तो इसको अपन एक क्रोमेटिड आर्म बोलेंगे, ठीक है। ये देखो क्रोमेटिड आर्म यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है, ये क्या है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर दो होते हैं, और उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रोसोम क्या होते हैं और काइनेटोकोर क्या होते हैं। तो काइनेटोकोर वो होते हैं जिनसे स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे हैं, और सेंट्रोमियर क्या करते हैं, दो ऐसे आर्म्स को अटैच करके रखते हैं, बिल्कुल जोड़ के ऐसे रखते हैं, और काइनेटोकोर यहाँ से लगता है ऐसे, जिससे कि क्या होता है, स्पिंडल फाइबर ऐसे अटैच होंगे और फिर यूं खींच के ले जाएंगे। ये जैसे कि काइनेटोकोर है ना, तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फाइबर देंगे, वो ऐसे इनको लेके जा रहे हैं, ठीक है। वैसा होता है। यहाँ पे देखो अपन आगे देखते हैं। अब क्रोमोसोम का अमाउंट डबल कौन से फेज में होता है, एस फेज में होता है, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ पे देखो 1 और 2, एक पिंक कलर से बना हुआ दिख रहा है और एक ब्लैक से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये क्या है, एक क्रोमोसोम है। यहाँ पे क्रोमेटिड आर्म पूछे तो कितनी है, 4 है। आर्म पूछे तो 4 है, और क्रोमेटिड पूछे तो 2 ही है, ठीक है। ये पूरा एक क्रोमेटिड है पिंक वाला, और ये पूरा ब्लैक वाला एक क्रोमेटिड है। और आर्म पूछे तो कितनी है, 4 है, और क्रोमोसोम कितना है, 1 है। बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करके चल रहे हैं अपन, डाउट आ ही नहीं सकता। और आ जाए तो कमेंट में दे देना, मना तो है ही नहीं, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर एंड लेंथ ऑफ क्रोमेटिड आर्म। अब देखो तुमने ये डायग्राम जो है ना एनसीईआरटी में देखा होगा, और उस डायग्राम को देख के पता चल जाता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अभी अपने नोट्स में सिर्फ लिखा हुआ है, क्योंकि डायग्राम तुम्हारी एनसीईआरटी में बहुत ही बढ़िया तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक है, इसमें सिर्फ शेप याद रखना है, शेप मैंने अलग से लिख रखे हैं, शायद ये एनसीईआरटी में नहीं है, और ये आ सकते हैं, तो इनको ध्यान रख लेना। तो मेटासेंट्रिक है, वो क्या होगा, वी शेप का होगा, और सेंट्रोमियर एट द सेंटर प्रेजेंट होंगे। सब मेटासेंट्रिक जो होगा वो एल शेप का होगा, और 2 अनइक्वल आर्म प्रेजेंट होंगे, लॉन्ग आर्म क्यू और शॉर्ट आर्म पी। एक्रोसेंट्रिक जो होगा वो जे शेप का प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट क्लोज टू वन एंड ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और टीलोसेंट्रिक जो होगा वो आई शेप का होगा, सेंट्रोमियर टर्मिनल, अपियर क्रोमोसोम हैव 1 आर्म, ठीक है। देखना डायग्राम क्लियर हो जाएगा अपने आप। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस ऑल टाइप ऑफ आरआरएनए फॉर्मेशन इनसाइड द न्यूक्लियोलस एक्सेप्ट 5s आरआरएनए। जितने भी आरआरएनए का फॉर्मेशन आ जाए, किसी भी कोई सा भी आरआरएनए तुमको लिख कर दे दे कि इस आरआरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो सीधे आंख बंद करके टिक कर देना न्यूक्लियोलस, सिर्फ 5s आरआरएनए को छोड़ के, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस कौन कौन सी ऑर्गेनेली होती है, अपन थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे देख लेते हैं, चैप्टर अपना हो चुका है समाप्त, ठीक है। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा रिवाइज के हिसाब से देख लेते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्या है और मेम्ब्रेन लेस क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, प्लास्टिड क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मेम्ब्रेन लेस क्या होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियोलस होता है, सेंट्रियोल होता है, सेंट्रोसोम ओनली इन एनिमल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहीं तक था अपना चैप्टर। अच्छा है, होप है मेरे को कि तुमको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कहीं पे भी कुछ गलती हुई हो अगर मुझसे, तो मेरे को बिल्कुल बता देना यार, ठीक है। भाई जैसा हूँ मैं, सब कुछ क्लियर करके चल रहा हूँ मैं, फिर भी अगर कोई दिक्कत आए तो मेरे को बिल्कुल कमेंट में बताना, तुमको पक्का रिप्लाई मिलने वाला है। और सब कुछ अगर तुमको ज़्यादा कुछ डाउट होगा ना किसी टॉपिक पे, तो अपन पर्टिकुलर वीडियो भी उस पर रिलीज कर देंगे, और अच्छा डिटेल में जाएंगे। और डिटेल में जाना है मेरे को बता दो, मैं और डिटेल में चला जाऊँगा। पर ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये अपने मेरे हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, और ये जो है ना बेस्ट टीचर्स के नोट्स हैं, और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा माथापच्ची वाला कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर, भाई मैंने
एक गलत टीचर से पढ़ा था मैंने लिविंग वर्ल्ड के कितने पेज इतनी कॉपी भर दी थी मैंने, सिर्फ एक चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। कैसे पढ़ेंगे यार, आखिरी के 7 दिन में तुम कैसे रिवाइज कर सकते हो इतने बड़े चैप्टर को। और क्या एनटीए वाले इतना पूछते भी हैं, चलो पढ़ भी लेंगे, मेहनत करने के लिए हम तैयार है, बट क्या काम की वो मेहनत जब वो आएगा ही नहीं। तो कम पढ़ने में फ़ायदा है, इस चीज़ को याद रखना। बच्चों का सिलेक्शन बहुत बार इसी चक्कर में रुक जाता है कि वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, मैं ये बुक खरीद लूँ, वो बुक खरीद लूँ, ये बुक खरीद लूँ, वो बुक खरीद लूँ। कुछ मत करो, जो पढ़ा रहा हूँ नोट्स इनको लगा लो। तुमको कोचिंग में अगर जा रहे हो वहाँ से कुछ मॉड्यूल वगैरह मिल रहा है वो कर लो। एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट रहो, मास्टर ऑफ एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। एग्जाम्पलर कर लो, जिसके बाद में पीवाईक्यू कर लो, बस खत्म। बायो टेंशन फ्री। बायो का बस यही है, बायो सिंपल रहती है, बस पढ़ना रहता है। और बोटनी में थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो बोटनी का पूरा मैंने संभाल रखा है। अभी जो भी चैप्टर आने वाले हैं सब बोटनी के आने वाले हैं। बोटनी में दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी दिक्कत हो फटाक से सर्च करो गूगल पे, सॉरी यूट्यूब पे, शुभम शर्मा बायोलॉजी, टॉपिक का नाम डालो, तुमको कंटेंट मिलेगा, मैं डालता जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू यार, बाय। सपोर्ट करते रहना, बाय।